हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व भूगोल के तहत महासागरीय जलधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने महासागर के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो तीन जो महासागर है, तीनों महासागर में महासागरीय जलधाराएं चलती है। जो स्थल पर नदी चलती है ना, उसी के समान महासागर के अंदर जल की धारा चलती है, जो वहाँ के स्थलों के वातावरण को प्रभावित करने का काम करती है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है महासागरीय जलधारा। ठीक है, आते हैं हम लोग। जल में तीन प्रकार की गति होती है। कितनी होती है? तीन प्रकार की गति होती है। कौन कौन? तरंगीय गति पहला, दूसरा जल का प्रवाह, तीसरा धारा। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तरंगीय गति क्या है? तरंगीय गति क्या है? ये जो होता है, हम लोग बराबर देखे भी हुए समुद्र में, महासागर में जल में क्या होता है? सतह की ओर विस्थापन होता है जल का। तो यह देखिए, जल की सतह पर हवा के साथ इसकी दिशा होती है। जल की सतह पर हवा के साथ इसकी दिशा होती है, जिसे हम लोग लहर भी कहते हैं, समुद्री लहर भी कहते हैं, जो आप लोग अनुभव भी किए हैं या फिल्मों के माध्यम से या समाचार के माध्यम से देखे भी होंगे। ठीक है, आजकल तो नेट का युग है, तो भली भांति परिचित भी होंगे। तरंग क्या, तरंग कहते किसे हैं? जो ये लहर ही होते हैं। ठीक है, ये प्रवाह, अगला है प्रवाह। इसकी दिशा जो होती है निश्चित नहीं होती है, जिसके कारण हवा की गति के साथ इसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। यानी हवा का रुख जिधर हो जाता है, इसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अब आते हैं महासागरीय जलधारा के बारे में। जल के आंतरिक प्रवाह, जल के आंतरिक प्रवाह जिसकी दिशा और दशा दोनों निश्चित होती है। ठीक है, ये जो है जल की विशाल राशि जो समुद्र और महासागर में, जल की विशाल राशि जो समुद्र और महासागर में स्थलीय नदी की तरह होता है। क्या होता है? स्थलीय नदी की तरह होता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि जिस प्रकार नदी में जल बहती है, उसी प्रकार महासागर में भी जल की धारा बहती है। ठीक है, जिसका दिशा और दशा निश्चित होता है। महासागरीय जलधारा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, जो महासागरीय जलधारा है उसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या क्या है? ठीक है, पहला है पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में, लगभग 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर लेती है। परिक्रमा का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बराबर परिक्रमा करते हैं। किसकी? मंदिर की करते हैं। तो चारों ओर, मंदिर के चारों ओर घूमना परिक्रमा कहलाता है, एक परिक्रमा। तो उसी प्रकार पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जब एक बार पूर्णतः घूम जाती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण काल, जो लगभग 365 दिनों में होता है। तो ये जो परिक्रमण काल होता है, महासागरीय धारा को प्रभावित करने का काम करता है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन मतलब समझ ही रहे होंगे, यह 24 घंटे का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, यानी कि यह दिन रात से संबंधित है और देशांतरीय गति है, जिससे दिन और रात होते हैं 24 घंटा में। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी का घूर्णन है, ये भी वायुमंडलीय महासागरीय जलधारा है उसको प्रभावित करने का काम करती है। अगला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो मुख्य बिंदु रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी महासागरीय जलधारा को प्रभावित करने का काम करता है। अब आगे महासागरीय कारक जो जलधारा को प्रभावित करने का काम करेगा, तो महासागर के जल का ताप, प्रेशर, उसमें लवणता की मात्रा, उसका डेंसिटी यानी घनत्व, ये सब है जो है ये आपस में
महासागरीय कारक जलधारा को प्रभावित करने की काम करेगा। अब है बाह्य कारक। बाह्य कारक उसमें क्या आते हैं? हवा की गति। हवा की गति कैसे है? हवा की दिशा क्या है? वायुमंडलीय टेम्परेचर क्या है? वायुमंडलीय ताप क्या है? माने कि महासागरीय जलधारा जो है वो बहती है, उसमें इतने सारे कारक हैं जो उसको प्रभावित करने का काम करती है। अब है अगला, हवा की गति क्या है? हवा की गति उत्तरी गोलार्ध में क्या है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? हवा की गति जो है उत्तरी गोलार्ध में, हवा की गति उत्तरी गोलार्ध में है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में है एंटी क्लॉकवाइज। ग्लोब पर जो दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों गोलार्धों में हवा की गति जो होती है अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में जहाँ हवा की गति क्लॉकवाइज होती है, वही दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, यानी कि घड़ी की जो सुइयाँ घूमती है उसके समान या उसके विपरीत। इसको हम लोग यहाँ पर हम फिगर बना चुके हैं, एक बार और बनाने का काम करेंगे। ये सर्कल है हवा का, देख रहे हैं हम लोग, इधर से जा रहे हैं, इधर से ऐसे, तो ये घड़ी की सुइयाँ ऐसे ही घूमती है, ठीक है। और दक्षिण गोलार्ध में ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो महासागरीय जलधारा जो होती है उसकी गति और दशा दोनों इससे काफ़ी मिलते जुलते हैं, और ठीक है। तो यह है महासागरीय जलधारा की गति एवं दिशा, ठीक है। हमने एक महासागर का रूपरेखा बनाने की कोशिश की है। इधर वाला है स्थल है, उधर वाला क्या है? स्थल है ये। और इसमें जो हम लोगों विभाजित करने का काम किया है, ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर जो है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और इसके नीचे क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये जो डॉट डॉट दिए हैं ये जल का रूपरेखा मैंने बनाने का काम किया है। तो महासागरीय जलधारा अब देखेंगे शुरू कहाँ से होगा? विषुवत रेखा से। ये 0 डिग्री क्या कहते हैं? इसको 0 डिग्री कहिए, विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इसको हम लोग, अक्षांश कहिए या 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए। ये जो बिंदु है यहीं से आपको महासागरीय जलधारा की रूपरेखा तैयार होगी। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो इसकी जो दिशा होगी मैंने छोटा बना दिया, इसको पूरा लेना चाहिए था हमको, ऐसे नीचा में ले लेते हैं हम लोग। दक्षिण गोलार्ध में ये दिशा है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मास आर्कटिक है और दक्षिण गोलार्ध में कौन है? अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। यहाँ जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री से ऊपर बढ़, यहाँ से क्या कहते हैं 23.5 डिग्री, यानी कि जब ये 40 डिग्री के ऊपर जाते हैं अक्षांश के ऊपर, नीचा या ऊपर, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध, टेम्परेचर क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। और 90 डिग्री एंगल पर क्या होते हैं? बर्फ जम जाते हैं, बर्फ जम जाते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग टेम्परेचर क्या होता है उसका लो हो जाते हैं, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा के पास महासागरीय जलधारा होगा वह गर्म होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी? गर्म होगी। यह जहाँ से भी बहेगी उस एरिया को, स्थलीय भाग को, वहाँ के देश को, वहाँ के महाद्वीप को गर्म करने का काम करेगी। फिर जैसे जैसे आएगा उसकी गर्मी कम होती जाएगी। फिर जब ये इसका संपर्क आर्कटिक से होगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंडे वातावरण से होगा, इसकी प्रकृति ठंडी होती जाएगी। यानी कि अगर ठीक है तो बांट दिया जाए तो यहाँ से ऐसे हम लोग बांट दें तो इसकी हो जाएगी ठंडी जलधारा, ये हो जाएगी ठंडी जलधारा।
ठंडी जलधारा हो जाएगी, ये हो जाएगी गर्म जलधारा, ये हो जाएगी ठंडी जलधारा, ये हो जाएगी गर्म जलधारा। आप लोग ध्यान दे रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे यह जो गर्म जलधारा जिस देश के साथ, जिस देश के बगल से गुजरेगी, जिस महाद्वीप के बगल से गुजरेगी, वहाँ की जो वातावरण होगा उसको गर्म करने का काम करेगी। और ठंडी जलधारा जिस जगह से गुजरेगी उस महाद्वीपीय स्थिति को या महादेश को या देश को क्या करेगी, ठंडी करने का काम करेगी। तो हर महासागर की स्थिति सेम टू सेम है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों ने यानी कि भूगोलवेताओं ने इसका नामकरण उस जगह के हिसाब से रख दिया है ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। जैसे कि जापान के बगल में तो क्यूराल की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, पूर्वी पश्चिमी अस्ट्रेलियाई जलधारा, अग्लुहास की जलधारा, बेंजुएला की जलधारा, इस सब नाम देके क्या किया है, उस बने ये जो भी जलधारा जिस देश के बगल से गुजरती है, जिस फेमस जगह से गुजरती है, वह जगह का नाम, उसका फेमस नाम उस जलधारा में अटैच कर दिया गया है ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है।